हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इस लेक्चर में एफ टेलर ने जो 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी हैं उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। एक ही लेक्चर में सभी को रिवाइज किया था। उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, एग्जामिनेशन में श्योर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। चलिए एग्जामिनेशन पर्पज से रिवीजन कर रहे हैं। ये एक रिवीजन लेक्चर है। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, एफ टेलर ने जो दी हैं उनको फटाफट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। एफ टेलर क्या कहते हैं कि जो फैक्ट्री लेवल होता है, फैक्ट्री पे, अब देखिए प्रोडक्शन तो फैक्ट्री पे ही होता है ना। आपने देखा होगा फैक्ट्री में नॉर्मली क्या है कि प्लांट मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, उनके नीचे सुपरवाइजर या फॉरमैन होते हैं और फॉरमैन ही वर्कर्स से काम लेते हैं। वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देना, उनके रिपेयर में हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनको काम सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा सुपरवाइजर का काम होता है। बट एफ टेलर कहता है ये गलत है। फैक्ट्री लेवल पे जो वर्क है वो सिर्फ एक आदमी ना करे कि एक ही पर्सन प्लानिंग कर रहा है और वही उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। नो, उस एफ टेलर ने सजेस्ट किया कि फैक्ट्री लेवल पे वर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। डिवाइड यानी याद है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, ये उसी का एक्सटेंशन है। एफ टेलर कहता है फैक्ट्री लेवल पे काम को 2 हिस्सों में बांट दो। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कि प्लानिंग वाले सिर्फ प्लानिंग करें और प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वो एग्जीक्यूट करे प्लानिंग को, वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम देखे। इतना ही नहीं, एफ टेलर ने सजेस्ट किया है कि दोनों डिपार्टमेंट में 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हों, जैसे रूट क्लर्क एक्सेट्रा। इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे 4 फंक्शनल एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जैसे गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, देखिए एक तरह से फैक्ट्री लेवल पे 2 डिपार्टमेंट बना दिए और वो 8 स्पेशलिस्ट और 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स के हवाले कर दिया काम। प्लानिंग वाले प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्शन वाले एग्जीक्यूट करेंगे उसको, और ये सभी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देंगे किसको? वर्कर्स को। टेलर कहते हैं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और बिजनेस ग्रो करेगा। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस प्रिंसिपल में। वो प्रॉब्लम ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड देखिए हेनरी फ्योल ने दिया था और उसका मतलब था एक वर्कर्स को ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस किससे मिलने चाहिए? सिर्फ एक बॉस से। लेकिन यहाँ एक से ज्यादा बॉस से मिल रहे हैं, तो उसका वही नुकसान है कि फंक्शनल फॉरमैनशिप इज वेरी गुड, इसको बहुत सिस्टमैटिक वे में अप्लाई करना चाहिए। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्कर्स कंफ्यूज ना हो, वर्कर्स शर्क वर्क ना करें। ऐसा ना हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वर्कर्स को एक साथ 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। दिस इज फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब हम सेकंड टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इस टेक्निक को 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हर चीज का स्टैंडर्ड हो, यानी जैसे इट्स नॉट अबाउट ओनली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, एवरीथिंग। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी हर चीज साइंटिफिकली की जाए विद द यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक मेथड्स। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? प्रोडक्ट जो है उसका वेट, उसका कलर, उसकी फीचर्स, उसका साइज, सब कुछ क्या हो? स्टैंडर्डाइज्ड हो। इतना ही नहीं, वर्कर्स जो मेथड यूज करें स्टैंडर्डाइज्ड हो, वर्कर्स जो टूल्स और इक्विपमेंट्स यूज करें वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। इससे क्या होगा? इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ती है। यानी जो प्रोडक्शन के डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारी, उसमें हमारे इक्विपमेंट एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में इजीली यूज हो सकते हैं, डुप्लीकेसी से बचा जा सकता है। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। इससे क्या होगा? हर चीज स्टैंडर्ड की होगी। जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, आपके पास जो मोबाइल है उस जैसा मार्केट में कोई भी मोबाइल देख लीजिए उसी ब्रांड का, सबका वेट एक जैसा होगा। अगर वो 164 ग्राम्स है तो 164 ग्राम्स के ही होंगे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन से।
तो टेलर ने किस पे फोकस किया है कि हमारे मेथड्स, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारा साइज, हमारा मटेरियल, सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का अचीव करने में आसानी होगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। सिंप्लीफिकेशन क्या है? देखिए दोस्तों, अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है कि हमने अपने मेथड्स और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा और इसको एक्सटेंड आगे करता हूं मैं कि एक प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटीज नहीं रखनी। नो, एलिमिनेट द वैरायटीज। एक बुक में भी आप देखेंगे, आपकी बुक में एक यूएसए का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूएसए में जो पेपर में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो पेपर बनाती थी, उस पेपर 2000 तरह का पेपर बनाती थी। उसने कम करके क्या कर दिया, उसको 200 वैरायटी में कर दिया। यानी कहने का मतलब, प्रोडक्ट की आप वैरायटी तो रखिए लेकिन अननेसेसरली वैरायटी से बचिएगा। क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट की बिना वजह की वैरायटी रखते हैं ना, तो हमें उतने ही वर्कर चाहिए, उतने ही प्रोसेसेस चाहिए, उतने ही फिक्स्ड एसेट्स, उतने ही डिपार्टमेंट चाहिए और हमारी कॉस्ट बढ़ती है। तो कॉस्ट को कम करने के लिए वैरायटीज को कम करना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशंस। यानी अपने प्रोसीजर्स, अपने मेथड्स को सिंप्लीफाई करने के लिए वैरायटीज को कम कीजिएगा। जितनी ज्यादा आप वैरायटी बढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा आपके जो प्रोसीजर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो वर्क को सिंप्लीफाई कीजिए, इससे भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी और आप प्रोडक्शन की क्वालिटी पे ध्यान दे पाएंगे और जिससे आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये था हमारा सेकंड टेक्निक। अब थर्ड टेक्निक है, देखिए, वर्क स्टडी। एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि वर्क स्टडी एनालिसिस बहुत जरूरी है साइंटिफिकली। अब ये क्या है? यानी स्टडी द वर्क प्रॉपरली, वर्क को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अब इसको क्लासिफाई किया गया है 4 हिस्सों में। वर्क स्टडी में आती है एक फटीग स्टडी। ध्यान से देखना, फटीग स्टडी क्या है कि वर्कर्स जब कंटिन्यूअसली काम करते हैं दे गेट टायर्ड। तो क्या करें? फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे उनको रेस्ट इंटरवल्स दिए जाएं, रेस्ट दिया जाए। जैसे आप देखते होंगे लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है। इनका पर्पज क्या है दोस्तों? इनका पर्पज ये है कि लगातार काम करते करते जो वर्कर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। एनर्जी लेवल को दोबारा मेंटेन करने के लिए लंच ब्रेक, रेस्ट ब्रेक दिया जाए, टी ब्रेक दिया जाए, ताकि वो फिर से एनर्जाइज होकर उस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो ये क्या है? हमारी फटीग स्टडी, कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे रेस्ट दिया जाए वर्कर्स को ताकि वो पूरी एनर्जी से काम कर सकें। यानी इसके लिए स्टडी करनी है, ऐसे नहीं कि वैसे ही 3 घंटे बाद दे दो, 4 घंटे बाद। एक साइंटिफिकली स्टडी करो कि वर्कर्स कितनी देर काम करने के बाद थकता है, फिर उसको 10 मिनट्स का ब्रेक चाहिए या 30 मिनट्स का या 1 आवर का, अकॉर्डिंगली। सेकंड है, देखिए दोस्तों, सेकंड है मेथड स्टडी। किस मेथड से काम करना है ये क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली, मोटे तौर पे देखें, ब्रॉडली हमारे 2 तरह के मेथड होते हैं। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक होती है और एक हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है। आपने डिसाइड करना है, आपने लेबर इंटेंसिव से काम करना है, ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक से काम करना है। उसमें भी फर्दर कौन से मेथड से काम करना है। टेलर ये कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो है, बेस्ट मेथड एक ही होता है, कई सारे बेस्ट मेथड नहीं हो सकते। तो हमें अपने साइंटिफिक स्टडी के थ्रू एक बेस्ट मेथड को चूज करना है, वर्कर्स को उसकी ट्रेनिंग देनी है और उसी से हमें अपने काम को करना है। दिस इज व्हाट मेथड स्टडी। थर्ड वन पे आ जाइए दोस्तों, दिस इज योर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? टाइम टू बी टेकन बाय अ वर्कर इन कंप्लीटिंग द टास्क। यानी उस काम को करने में वर्कर को कितना वक्त लगता है, यह भी हमें साइंटिफिकली देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक वर्कर को काम करते देखा और हमने सेट कर दिया कि इस काम को 10 मिनट में किया जाएगा। नो, ओवर एंड अगेन, स्टॉप वॉच की हेल्प से एवरेज वर्कर्स को काम करते देखिए, बार बार देखिए, उनका टाइम नोट कीजिए। उसके बाद आप सेट करोगे कि एक जो प्रोडक्ट की यूनिट है उसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है। इससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करनी है और उन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितने वर्कर्स की जरूरत है, और आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक यूनिट को बनाने में मान लो 1 घंटा लगता है और आपने 4 यूनिट बनानी है, तो 4 घंटे में एक वर्कर 4 घंटे में 4 यूनिट बनाएगा। ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको टाइम स्टडी से बेस पर पता चलेगा और ये भी साइंटिफिकली होनी चाहिए। और लास्ट है आपका मोशन स्टडी।
मोशन देखिए, अब दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये मोशन मूवमेंट्स होती हैं, कभी लेफ्ट होना, कभी राइट होना, कभी खड़े होना, कभी बैठ जाना, कभी मूव करना। इसी तरह फैक्ट्रीज में होता है, जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी मूवमेंट्स होती हैं, उठना, बैठना, झुकना, मूव करना। तो टेलर ये कहता है, स्टडी द मोशंस, द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। और उन मोशंस और मूवमेंट्स को जो वर्कर्स इधर उधर घूमते हैं काम करने के पर्पज से, दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक प्रोडक्टिव मूवमेंट्स और दूसरी नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स। जो नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। जैसे वर्कर की मशीन यहां है और रॉ मटेरियल बहुत दूर रखा हुआ है, उसको पास रखा जाए। वर्कर्स को बार बार टूल्स और इक्विपमेंट्स पिक करने और रखने में बार बार झुकना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। इन मूवमेंट्स को नोटिस करके उनको खत्म किया जाए। इससे क्या होगा, जितनी कम मूवमेंट मोशंस होंगी वर्कर्स की, उतना ही कम वो थकेगा, और अगर वो कम थकेगा तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा आउटपुट करेगा, यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है डिफरेंशियल पीस, PIECE, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। वेज क्या है, रेम्यूनरेशन, यानी जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको जो हम वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं, डिफरेंशियल पीस सिस्टम हो उसका। कहने का मतलब क्या है कि वर्कर्स के लिए एक ही रेट ना हो। जैसे आपने पर यूनिट सेट किया कि वर्कर्स को पर यूनिट, आपने फिक्स कर दिया कि वर्कर्स को पर मंथ वेजेस मिलनी है 20,000, आपने ये फिक्स कर दिया। इससे क्या होगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। जो काम करने वाला है उसको भी 20,000 मिल रहे हैं, और जो काम करने ना वाला है उसे भी 20,000 मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, काम करने वाले डिस्करेज होंगे और वो काम नहीं करेंगे, वो भी काम करना छोड़ देंगे। तो क्या करें, डिफरेंशियल, यानी अलग जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए अलग अलग वेज रेट सेट करें आप। जैसे आपने सेट किया कि वेज रेट है पर यूनिट ₹20, जो 10 यूनिट तक प्रोड्यूस करे तो 20 रुपीज मिलेंगे। 10 यूनिट तक जो प्रोड्यूस कर रहा है 20, 10 से ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है उसको एट द रेट ऑफ ₹30 मिलेगा। देखिए, समझ लीजिए, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, यानी आपने 10 यूनिट तक अप टू 10 यूनिट्स ये, और इससे अबव आपने क्या रेट फिक्स कर दिया, 30 रुपीज। तो हर वर्कर क्या चाहेगा कि वो 10 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे ताकि वो 30 रुपीज के हिसाब से उसकी इनकम हो। तो क्या होगा, देखिए, एफिशिएंट वर्कर्स और एफिशिएंटली काम करेंगे, उनको रिवॉर्ड मिल गया, और जो इनएफिशिएंट होंगे दे विल ट्राई टू बी एफिशिएंट, वो भी बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दिखना नहीं चाहते कि वो इनएफिशिएंट हैं, इसलिए वो भी इस कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे। और इससे हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। अगर कोई वर्कर अच्छे से काम इस वजह से नहीं कर पा रहा कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसे हमेशा पनिशमेंट नहीं, उसे ट्रेनिंग भी दी जा सकती है इसके बेस पर। तो दोस्तों, अभी तक हम 4 टेलर की टेक्निक्स डिस्कस कर चुके। अब चलिए 5वीं को देखते हैं, इंटरेस्ट रखिएगा अपना मेंटेन। 5वीं है मेंटल रिवॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वालिटी बेस्ड टेक्निक है दोस्तों। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है, देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप हैं, वर्कर्स, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सोचती है कि वर्कर्स दे आर गुड फॉर नथिंग, काम नहीं करते, ऐसे ही सैलरी ले जाते हैं, वेजेस। और वर्कर सोचते हैं कि मैनेजमेंट उनको एक्सप्लॉइट करती है, अंडर पे करती है, पूरी वेजेस सैलरी नहीं देती। तो क्या करना है, मेंटल रेवोल्यूशन लाना है, यानी उन दोनों का जो एटीट्यूड है एक दूसरे की तरफ वो चेंज होना चाहिए। देयर शुड बी पॉजिटिव थिंकिंग बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जब उनका एटीट्यूड चेंज होगा, वो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। देयर विल बी सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और इससे क्या होगा, आप जानते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जहां कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा मैनेजमेंट और वर्कर्स में, वहां गुड रिलेशंस होंगे, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, वर्कर्स के एफर्ट्स को मैनेजमेंट अप्रिशिएट करेगी, ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो वर्कर्स के साथ शेयर करेगी, और कभी अगर ऑर्गेनाइजेशन में समस्या है तो वर्कर्स भी उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और ये कैसे पॉसिबल होगा, थ्रू मेंटल रेवोल्यूशन। यानी सिर्फ
पॉजिटिविटी लानी है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना है, मैनेजमेंट का भी वर्कर्स का भी, कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैनेजमेंट जहां प्लान बनाती है तो वर्कर्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, ये थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी है टेक्निक्स। उम्मीद है आपको क्लैरिटी हुई होगी। घूमते फिरते उठते बैठते आप रिवीजन कर सकते हैं इन लेक्चर्स के थ्रू। मैंने और भी बिजनेस स्टडीज के बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स डाल रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। और एक और बात, अकाउंट्स के मैं इंग्लिश में भी कुछ वीडियो डाल रहा हूं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड क्लासमेट्स। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।